हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसी प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और आप हैं इस एसएससी जेईई मेंस के प्रैक्टिस सेशंस में। आज का हमारा लेक्चर इरिगेशन इंजीनियरिंग पर बेस्ड है। क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर रहे हैं विच आर ऑफ द गेट एंड ईएसी लेवल, और साथ में कुछ टीसीएस पैटर्न के जो लेटेस्ट क्वेश्चंस हमें देखने को मिल रहे हैं, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हमने इन सेशंस में रखे हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ये एक आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन है, हमेशा की तरह एसएससी जेईई मेंस के लिए द बैच इज ऑलरेडी लॉन्च ऑन द एईसी प्लस ऐप, जहां पर आपको ना सिर्फ प्रैक्टिस लेकिन टेस्ट सीरीज भी साथ में दी जा रही है। आपके लेक्चर्स के मॉड्यूल्स भी प्रोवाइडेड हैं जहां पर आप क्विक रिवीजन कर सकते हो किसी भी सब्जेक्ट का, और आपके पास सारे ही जो पीडीएफ्स हैं वो डाउनलोडेड फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो विदाउट गिविंग एनी सेकंड थॉट आप इस बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। सो इन दिस लेक्चर नंबर 5 ऑफ द इरिगेशन इंजीनियरिंग हम कुछ असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखते हैं चलिए कैसे क्वेश्चन हमारे पास हैं। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, द ट्रैप एफिशिएंसी ऑफ अ रिजर्वायर इंक्रीजेस विद द एज एज द रिजर्वायर कैपेसिटी इज रिड्यूस्ड बाय सेडिमेंट एक्यूमुलेशन। देखो, सबसे पहले समझना है कि यहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है। हमारे पास रिजर्वायर में इनिशियली अगर बात करें, इनिशियली जो सेडिमेंट की क्वांटिटी है वो हमारे पास 0% है। जब रिजर्वायर नया बनाया है, कहीं से इसके कैचमेंट एरिया से पानी बहता हुआ आएगा तो सेडिमेंट लेकर आएगा। अब ये सारा पानी बहता हुआ आने के बाद रिजर्वायर के डैम के पीछे बने रिजर्वायर में पानी रुकता है, शांत होता है, तो सेडिमेंट पार्टिकल नीचे बैठते हैं। और सेडिमेंट पार्टिकल नीचे बैठते हैं तो हम इसे कहते हैं ट्रैप एफिशिएंसी, या फिर हम कहते हैं ट्रैपिंग ऑफ द सेडिमेंट पार्टिकल्स। 100% पानी वहां नहीं रुकता, तो वाटर इज ऑल्सो, हम इसको डाउन स्ट्रीम एंड पे छोड़ते भी रहते हैं, तो सर्टेन अमाउंट ऑफ सेडिमेंट पार्टिकल डिपॉजिट हो जाते हैं, सर्टेन अमाउंट ऑफ सेडिमेंट पार्टिकल निकल जाते हैं। कितने सेडिमेंट पार्टिकल हमारे पास रुक पाए, हम उसे कहते हैं ट्रैपिंग एफिशिएंसी या ट्रैप एफिशिएंसी। तो इनिशियली सेडिमेंट पार्टिकल 0% होंगे जब रिजर्वायर नया बना है। धीरे धीरे रन ऑफ हमारे पास आता चला जाएगा, रिजर्वायर में इकट्ठा होता चला जाएगा, तो हमारे पास धीरे धीरे यही सेडिमेंट पार्टिकल्स, इनका परसेंटेज बढ़ता चला जाएगा। कुछ समय में, कुछ सालों में 10% के बराबर का सेडिमेंट हमारे पास ट्रैप हो चुका होगा। उसके बाद कुछ सालों में हमारे पास और सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट आकर वो ट्रैप हो चुका होगा। धीरे धीरे ये क्वांटिटी हमारे पास बढ़ती चली जाएगी और हमारे पास एट लास्ट इट में गो अप टू एनी ऑफ दी परसेंट वैल्यू, कहीं पे भी आ सकती है। तो शुरुआत में हमारे पास पूरा रिजर्वायर खाली है, जितना सेडिमेंट आएगा वो उसकी मैक्सिमम क्वांटिटी वहां डिपॉजिट होने के चांसेस बनते हैं। लेकिन कुछ सालों के बाद जब 40% रिजर्वायर आपका भर चुका है सेडिमेंट से, तो जितनी सी कैपेसिटी थी उसका 60% क्वांटिटी ही इसके अंदर रुक सकती है, बाकी सब आगे बहेगा और बाकी सब डाउन स्ट्रीम पे चला जाएगा, तो सेडिमेंट पार्टिकल भी पूरी तरीके से रुक नहीं पाएंगे। अब ट्रैप एफिशिएंसी धीरे 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 क्या होती चली जाती है, घटती चली जाती है। ठीक है, तो ट्रैप एफिशिएंसी जो होती है, ट्रैप एफिशिएंसी जो होती है इज बेसिकली इक्वल टू हमारे पास कितनी हमारे रिजर्वायर की कैपेसिटी है डिवाइडेड बाय इनफ्लो कितना है। तो समय के साथ कैपेसिटी हमारे रिजर्वायर की गिरती चली जाती है, इनफ्लो वैसा का वैसा बना रहेगा, कैपेसिटी गिरती चली जाएगी, ट्रैप एफिशिएंसी कम होती चली जाएगी। तो सेडिमेंट डिपॉजिट जो है वो समय के साथ बढ़ता चला जाता है और ट्रैप एफिशिएंसी गिरती चली जाती है। द ट्रैप एफिशिएंसी ऑफ रिजर्वायर इंक्रीजेस विद एज, ये गलत है। हमारे पास ये क्या होती है, डिक्रीज होती है। एज दी रिजर्वायर कैपेसिटी इज रिड्यूस बाय सेडिमेंट एक्यूमुलेशन, तो हमारे पास स्टेटमेंट में क्या हो गया, गलत हो गया। ट्रैप एफिशिएंसी इज अ फंक्शन ऑफ द रेशियो ऑफ रिजर्वायर कैपेसिटी टू द टोटल इनफ्लो, बात सही है। छोटा रिजर्वायर है तो कैपेसिटी कम है, तो ऑन अ लार्ज स्ट्रीम हैज लो ट्रैप एफिशिएंसी, बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट 2 सही है। तो पहला गलत और दूसरा सही, तो पहला गलत दूसरा सही, आंसर क्या हो जाएगा, डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है, अ स्लोपिंग ग्लेसिस इज ऑलवेज प्रिफर्ड ओवर अ हॉरिजॉन्टल बेड फॉर लोकेटिंग अ हाइड्रोलिक जंप। हाइड्रोलिक जंप बनाना है तो स्लोपिंग ग्लेसिस इज ऑलवेज प्रिफर्ड ओवर अ हॉरिजॉन्टल बेड फॉर लोकेटिंग अ हाइड्रोलिक जंप। अब पहले समझो हाइड्रोलिक जंप होता क्या है, एक एनर्जी डिसिपेटर होता है। ये क्या होता है, ये एनर्जी डिसिपेटर होता है।
तो एनर्जी डिसिपेटर है, और अगर स्लोपिंग ग्लेसिस बना दिया, स्लोपिंग ग्लेसिस बना दिया, तो यहां पर वेलोसिटी इज नॉट रिड्यूस्ड और हमारे पास हाइड्रोलिक जंप की लेंथ बढ़ जाती है, ठीक है, और लेंथ हमारे पास बढ़ जाती है। तो वेलोसिटी रिड्यूस नहीं होती, स्लोपिंग ग्लेसिस बना दिया है, और हाइड्रोलिक जंप हमारे पास क्रिएट होना है, तो हॉरिजॉन्टल बेड के रिस्पेक्ट में इसे प्रीफर करना इज नॉट एक्चुअली रिकमेंडेड। तो ये वाली बात तो हमारे पास गलत है, ठीक है। अगला पूछा है द हाइड्रोलिक जंप इज द बेस्ट डिसिपेटर ऑफ एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग वाटर। बिल्कुल सही बात है। हम जो भी पानी फ्लो कराते हैं हमारे किसी भी डैम से, किसी भी हमारे पास कैनाल फॉल से, तो हमें एनर्जी को डिसिपेट करना होता है ताकि वो आगे वाले बेड को इरोड ना करे, स्काउरिंग ना करे। तो हाइड्रोलिक जंप एक सबसे बेस्ट डिसिपेटर होता है, ये वाली बात सही लिखी है। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या हो जाना चाहिए? डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है स्प्रिंकलर मेथड ऑफ इरिगेशन हैज अ हायर वाटर एप्लीकेशन यूज एफिशिएंसी। स्प्रिंकलर इरिगेशन के अंदर हम करते क्या है? स्प्रिंकलर इरिगेशन में हम पानी को स्प्रिंकल की मदद से एक आर्टिफिशियल रेन क्रिएट कराकर पूरे एरिया में इरिगेट कराते हैं। इससे क्या होता है, अगर वाटर टेबल ऑलरेडी बहुत हाई है तो ज्यादा पानी जमीन में जाएगा नहीं, जो कि वेस्टेज के रूप में है। तो वाटर टेबल हाई होने के टाइम पर स्प्रिंकलर इरिगेशन एक अच्छा हमारे पास जो है वो तरीका बनता है इरिगेशन का, एक ये बेनिफिट मिलता है। अगर हमारे पास पानी की मात्रा कम है और फ्लो इरिगेशन कराएंगे तो पानी खेत के ऊपर लगेगा, काफी सारा पानी जमीन के अंदर उतर के फिर हमारे पास चला जाएगा ग्राउंड वाटर टेबल में, तो पानी लॉस हो जाता है। जब पानी की कमी हो तब भी स्प्रिंकलर इरिगेशन हमारे पास एक फायदेमंद मेथड निकल कर आती है। अगली बात है हमारे पास इरिगेशन में, अगर हमारा सॉइल बहुत ज्यादा इरोडेबल टाइप का है और पानी फ्लो करा के हम अगर पहुंचाएंगे तो सॉइल इरोड हो के हमारे पास टेल ऑफ द फील्ड पे जाकर सेडिमेंट डिपॉजिट हो जाएंगे और शुरुआत में हमारे पास वो सेडिमेंट नहीं रहेंगे। तो सॉइल अगर इरोडेबल टाइप का हो तो भी हम क्या करते हैं? स्प्रिंकलर इरिगेशन प्रीफर करते हैं। ज्यादा परमिएबल सॉइल है तो पानी खेत में डालेंगे, सारा पानी जमीन में उतर जाएगा तो आगे पहुंच नहीं पाएगा, तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, तब भी स्प्रिंकलर इरिगेशन प्रीफर करेंगे। लेस परमिएबल है तो पानी जमीन में उतरेगा नहीं, आगे आगे बढ़ता चला जाएगा, खेत में उतना पानी पहुंच ही नहीं पाएगा अंदर तक, तो भी हम क्या प्रीफर करेंगे? स्प्रिंकलर इरिगेशन प्रीफर करेंगे। तो ऐसे में स्प्रिंकलर इरिगेशन में कम पानी लगता है तो हैज हायर वाटर एप्लीकेशन और यूज एफिशिएंसी। तो जितना पानी हम दे रहे हैं उतना पूरा पानी हमारे पौधे के लिए यूज हो पाएगा। तो बात तो सही लिखी है, ठीक है। स्प्रिंकलर सिस्टम कॉजेज लेस इंटरफेरेंस इन कल्टीवेशन एंड अदर फार्मिंग ऑपरेशंस। बिल्कुल गलत बात लिखाई है। ये हमारे पास जो है वो लेस इंटरफेरेंस नहीं करता, ये बल्कि मोर इंटरफेरेंस करता है, क्योंकि स्प्रिंकलर के लिए आपको पाइप और नोजल्स का पूरा अरेंजमेंट पूरे खेत में बिछाना पड़ेगा। तो बिछा दिया है तो हम बाकी सारे जो प्रोसेसेस हैं, प्लविंग हो गया या कोई भी हमारे पास प्रोसेस हो गया, उसको हम कर नहीं सकते जब तक हम इसको हटा नहीं देते। तो ये इंटरफेरेंस कॉज तो करता है। अगर करता है तो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। तो A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। आंसर क्या हो जाएगा? C इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है इन अ बॉर्डर स्ट्रिप मेथड ऑफ इरिगेशन द साइज ऑफ द स्ट्रिप डिपेंड्स ऑन सॉइल कैरेक्टरिस्टिक, स्लोप ऑफ द लैंड एंड डिस्चार्ज। सही बात है। हमें स्ट्रिप कितनी लंबी रखना है, कितनी चौड़ी रखना है, डिपेंड करेगा सॉइल कैरेक्टरिस्टिक पे। अगर सॉइल बहुत कम परमिएबल है तो आपको बहुत ज्यादा लंबी दूरी तक पानी अगर लेकर जाना है, तो किसी जगह पर लंबे समय तक पानी अप्लाई करना है तो उस पे पानी लंबे समय तक मिले, इसलिए आपको लंबी दूरी रखनी पड़ेगी। स्लोप ऑफ द लैंड अगर ज्यादा है, स्लोप ऑफ द लैंड, तो ऐसे केस में आप अगर बहुत ज्यादा लंबी स्ट्रिप रख दी तो ऐसे में पानी जो है वो हमारे पास तेजी से आगे बढ़ता चला जाएगा, पहले पहुंचेगा ही नहीं। एंड द डिस्चार्ज अगर ज्यादा है तो लंबी स्ट्रिप रखेंगे, कम है तो कम रखेंगे। ऐसे में हमारे पास बॉर्डर स्ट्रिप मेथड ऑफ इरिगेशन में साइज ऑफ स्ट्रिप डिपेंड्स ऑन दिस कैरेक्टरिस्टिक। बिल्कुल सही बात है। इफ यू टॉक अबाउट द रीजन, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड इज अ कंट्रोल टाइप ऑफ सब सरफेस इरिगेशन। नहीं, दिस इज नॉट सब सरफेस, दिस इज एक्चुअली सरफेस इरिगेशन। ये सरफेस इरिगेशन मेथड का हमारे पास कंट्रोल टाइप ऑफ मेथड है, जिसमें कि हम हर एक बॉर्डर के अंदर, हर एक स्ट्रिप के अंदर कब पानी भेज रहे हैं, कब पानी रोक रहे हैं, ये हम गवर्न कर सकते हैं।
तो सेकंड वाले स्टेटमेंट में अगर सरफेस लिखा होता तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही होता, अभी क्या है गलत है, तो स्टेटमेंट 1 सही है, दूसरा गलत है, आंसर क्या हो जाएगा, सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है, इफ द सॉइल मॉइस्चर इज ओनली स्लाइटली मोर देन द विल्टिंग कोएफिशिएंट, मतलब पीडब्ल्यूपी की बात कर रहा है, अगर इससे थोड़ा ही ज्यादा रहा, द प्लांट मस्ट एक्सपेंड एक्स्ट्रा एनर्जी टू ऑब्टेन द वाटर एंड हेंस द प्लांट विल नॉट ग्रो हेल्दी। तो देखो लिखा तो बात सही है, अगर आप समझते हो कि फील्ड कैपेसिटी का ये मॉइस्चर कंटेंट, ओएमसी का ये मॉइस्चर कंटेंट और पीडब्ल्यूपी का ये मॉइस्चर कंटेंट, तो फील्ड कैपेसिटी और पीडब्ल्यूपी के बीच की जो पानी की क्वांटिटी होती है इसे कहते हैं अवेलेबल वाटर, और पीडब्ल्यूपी से नीचे का जो पानी होता है वो होता है नॉन अवेलेबल मॉइस्चर, वो अवेलेबल ही नहीं है, वो पौधा ले ही नहीं सकता। और एफसी और ओएमसी के बीच का जो मॉइस्चर कंटेंट है इसे कहते हैं रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर, और ओएमसी और पीडब्ल्यूपी के बीच का जो मॉइस्चर कंटेंट है इसे कहते हैं नॉन रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर। अगर हमारे पास मॉइस्चर कंटेंट ओएमसी के ऊपर रहा तो पौधे को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वहीं पर जड़ें अपने आप अपने आसपास पड़े हुए कैपिलरी फ्रिंजेस में जो पानी पड़ा हुआ है, कैपिलरी पोर्स में जो पानी पड़ा हुआ वो आसानी से ले पाएगी और पौधे तक पहुंचा पाएगी, पौधे को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। जैसे ही ओएमसी से नीचे मॉइस्चर कंटेंट गया, ये वो पानी है जो बहुत आसानी से पौधे को नहीं मिल सकता। और यहां पर बोला भी ये है कि मॉइस्चर कंटेंट हमारे विल्टिंग पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर है, हमारे विल्टिंग पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर है। अगर थोड़ा सा ऊपर है मतलब वो कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, नॉन रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर। पौधे को अब ये वाला पानी लेने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करनी पड़ेगी तो ऐसी कंडीशन में हेंस द प्लांट विल नॉट ग्रो हेल्दी, क्योंकि उसकी एनर्जी तो पानी लेने में चली गई, तो इतना अच्छा प्रोडक्शन या ग्रोथ या हमारे पास जो है वो यील्ड नहीं मिलेगा। तो बात पहले वाले स्टेटमेंट में बिल्कुल सही लिखी है। दूसरे में लिखा हुआ है एक्सेसिव वाटर सप्लाई रिटार्ड्स द प्लांट ग्रोथ। एक्सेसिव वाटर सप्लाई होने से हमारे पास सैचुरेशन की कंडीशन बन जाएगी, सैचुरेशन कंडीशन बन जाएगी तो एरेशन रुक जाएगा, और एरेशन अगर रुक गया सॉइल के अंदर तो ऐसे में कई तरह के हमारे पास जो ऑक्सीडेशन प्रोसेसेस है वो नहीं हो पाएंगे, कई तरह के ऑक्साइड कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे हमारे पास, जो हमारा न्यूट्रिएंट का रूप पड़ा हुआ है सॉइल के अंदर, तो पौधे को ग्रोथ के लिए वो सिचुएशन नहीं मिल पाएगी, तो पौधे की ग्रोथ थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है। बात बिल्कुल सही लिखी है, लेकिन मॉइस्चर कंटेंट पीडब्ल्यूपी से थोड़ा सा ऊपर हो, इससे पौधे की ग्रोथ कम हो जाए, इसके लिए एक्सप्लेनेशन कहां है? नहीं है एक्सप्लेनेशन। ये बात अपने आप में सही है और ये वाली बात भी अपने आप में सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या ये वाली बात इसको एक्सप्लेन कर पा रही है? नहीं कर पा रही। नहीं कर पा रही मतलब बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट वन इज नॉट, सॉरी 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द 1। अगला देखते हैं, ड्यूटी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द इरिगेटिंग कैपेसिटी ऑफ अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर। ड्यूटी का मतलब क्या होता है? ड्यूटी का मतलब होता है हम कितने नंबर ऑफ हेक्टेयर ऑफ लैंड इरिगेट कर सकते हैं, ऑफ नंबर ऑफ हेक्टेयर ऑफ लैंड इरिगेट कर सकते हैं किससे? अगर हमने 1 मीटर क्यूब पर सेकंड का डिस्चार्ज मेंटेन कराया कितने टाइम में? पूरे बेस पीरियड भर में। तो ड्यूटी एक्सप्रेशन है हमारे पास किसका? हेक्टेयर्स पर क्यूमेक्स का। ठीक है, तो ड्यूटी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ इरिगेटिंग कैपेसिटी ऑफ अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर। नहीं, यूनिट वॉल्यूम की बात नहीं आई है यहां पर, ये यूनिट डिस्चार्ज है, यूनिट डिस्चार्ज होगा यहां पे, इट इज गोइंग टू बी यूनिट डिस्चार्ज। तो पहला वाला असर्शन क्या हो गया? गलत हो गया। बोला है ड्यूटी एट द हेड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटरी will be less than that at the head of a water course and more than that at the head of the canal। ऐसा गलत है।
हम कितने नंबर ऑफ हेक्टेयर ऑफ लैंड इरिगेट कर सकते हैं? अगर 1 मीटर क्यूब पर सेकंड डिस्चार्ज दिया तो, अगर 1 मीटर क्यूब पर सेकंड डिस्चार्ज हमने मेन कैनाल से भेजा और फील्ड बहुत आगे है, तो वही पानी आते 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 इतना लॉस हो जाएगा कि वो कम ही एरिया को इरिगेट कर पाएगा। लेकिन अगर मैंने 1 मीटर क्यूब पर सेकंड डिस्चार्ज वाटर कोर्स से भेजा तो लॉसेस तो बहुत कम होंगे कन्वेंस में, और अब वही 1 मीटर क्यूब पर सेकंड डिस्चार्ज ज्यादा एरिया को इरिगेट कर सकता है। तो जब ज्यादा एरिया इरिगेट हो सकता है तो ड्यूटी ऑफ वाटर क्या कहलाई? ज्यादा कहलाई। और जब मेन कैनाल से पानी भेज रहे हैं तो ड्यूटी ऑफ वाटर क्या कहलाएगी? कम कहलाएगी। तो ड्यूटी ऑफ वाटर हम जैसे जैसे डाउन स्ट्रीम में बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ती चली जाती है, और अप स्ट्रीम आएंगे तो घटती चली जाती है। तो ड्यूटी एट द हेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी विल बी लेस देन दैट एट द हेड ऑफ द वाटर कोर्स। डिस्ट्रीब्यूटरी पे वाटर कोर्स के मुकाबले कम होगी, और एंड मोर देन दैट एट द हेड ऑफ द कैनाल, तो कैनाल के हेड से ज्यादा होगी, वाटर कोर्स से कम होगी। कैनाल पे सब हेड पे कम, फिर डिस्ट्रीब्यूटरी पे, फिर हमारे पास जो है वो माइनर पे, फिर वाटर कोर्स पे, फिर फील्ड पे बढ़ती चली जाएगी। इसको इस तरह समझ भी सकते हैं, जब हमारे पास यहां पर मेन कैनाल पानी एंटर करेगा ड्यूटी सबसे लीस्ट होती है। आगे बढ़ते चले जाएंगे, हमारे डिस्ट्रीब्यूटरी पे ड्यूटी जो है वो इंटरमीडिएट हो जाएगी, इससे थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। और आगे जाएंगे तो वाटर कोर्स के यहां पर ड्यूटी मैक्सिमम हो जाएगी, फील्ड पे और ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है बात इतनी? तो ऐसे में हमारे पास, जरा फिर से देखते हैं, पहला वाला गलत है लेकिन दूसरा वाला सही है। पहला वाला गलत, दूसरा वाला सही, आंसर क्या हो जाएगा? डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला पूछा है, ड्यूटी का मतलब ही क्या हुआ? हम कितना ज्यादा एरिया इरिगेट कर सकते हैं जितना हमारे पास पानी अवेलेबल है उससे, जितना डिस्चार्ज अवेलेबल है उससे। तो ड्यूटी ऑफ ड्रिप इरिगेशन इज वेरी हाई, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि लॉसेस आर लीस्ट, लीस्ट लॉसेस होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और स्टेटमेंट 2 लिखा है, लॉसेस आर लीस्ट इन ड्रिप इरिगेशन। कितनी अच्छी बात है, जो हमने पॉइंट पकड़ा वही यहां लिखा हुआ है। बात ये भी सही है और बात ये भी सही है, और यही तो इसका रीजन है कि ड्रिप में ड्यूटी सबसे ज्यादा ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि इसमें लॉसेस ही नहीं होते। पानी सिर्फ वही जाता है जहां पर पौधे को चाहिए, और बाकी पूरा खेत सूखा पड़ा रहे कोई मतलब नहीं। पानी सिर्फ उतना ही पहुंचता है जितने की पौधे को रिक्वायरमेंट है। लॉसेस सबसे कम है तो ज्यादा से ज्यादा एरिया इरिगेट कर पाएंगे। तो ऐसे में हमारे पास बोथ आर करेक्ट और एक्सप्लेनेशन भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा? ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला पूछा है, लीचिंग रिक्वायरमेंट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ इरिगेशन वाटर। पहले समझो लीचिंग क्या हो रहा है। लीचिंग का मतलब क्या हो रहा है? आप एक्स्ट्रा वाटर देते हो, और वो वाटर देने से सारा का सारा पानी, या तो हमारे पास वही एक्स्ट्रा वाटर, उसकी दो सिचुएशन बन सकती है। क्या? परकोलेट्स डीप, ठीक है, परकोलेट्स डीप, टेकिंग सॉल्ट्स इन डिजॉल्व फॉर्म, फ्रॉम कहां से? फ्रॉम सॉइल, फ्रॉम सॉइल नहीं, फ्रॉम रूट जोन। ये हो सकता है कि आपने पानी इतना भर दिया कि उसमें जितने भी सॉल्ट थे वो सारे के सारे सॉल्ट डिजॉल्व फॉर्म में होके हमारे सॉइल के अंदर नीचे चले गए। तो हमारे पास एक ये हो सकता है, एक हो सकता है कि ये हमारे पास rises above the field, और एक बार ये फील्ड से बाहर आ जाए ऊपर, तो सारे डिजॉल्व सॉल्ट्स को अपने साथ ले आएगा। इसको हम अब कर सकते हैं रिमूव। देन रिमूव फ्रॉम
फील्ड एरिया, इसको बाहर कर देंगे। तो लीचिंग रिक्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि लीचिंग कराने के लिए कितना पानी चाहिए ताकि ये काम हो सके। इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ इरिगेशन वाटर दैट मस्ट बी लीज्ड आउट या लीज्ड थ्रू द रूट जोन ऑफ द प्लांट, मतलब प्लांट के रूट जोन से कितनी मात्रा का पानी निकाल देना इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द सॉइल सैलिनिटी एक्सीडिंग अ स्पेसिफाइड लेवल। तो हमारे पास कितनी मात्रा चाहिए उसी को लीचिंग रिक्वायरमेंट कहते हैं। क्या काम करना है, हमारे रूट जोन से इतना पानी गुजारना है कि वो पानी अपने साथ डिसॉल्व फॉर्म में क्या लेके चला जाए, सारे सॉल्ट्स लेके चला जाए। बात सही लिखी है। द कॉन्सेप्ट ऑफ लीचिंग रिक्वायरमेंट कैन बी यूज्ड टू कंप्यूट क्वांटिटी ऑफ ड्रेनेज वाटर दैट मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम एन आइडेंटिफाइड लैंड स्प्रेड। ठीक है, हम लीचिंग रिक्वायरमेंट क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है ना, वी डू नॉट नो कि हमें हमारे सॉइल में पानी देना कितना है और उसमें से कितना पानी लीचिंग करवाएगा और कितना पानी एक्चुअली में हमारे खेत में रुकेगा। तो लीचिंग रिक्वायरमेंट कैन बी यूज टू कंप्यूट द क्वांटिटी ऑफ ड्रेनेज वाटर, कि भाई कितना पानी खेत से बाहर निकालना है। अगर हम लीचिंग रिक्वायरमेंट निकाल ली तो हमारे पास वो बात निकल कर आ जाएगी। तो दैट मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द आइडेंटिफाइड लैंड स्प्रेड। तो बात ये भी हमारे पास जो है वो सही लिखी है, ये क्या हो हमारे पास सही लिखी है। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं कि लीचिंग रिक्वायरमेंट का मतलब हो रहा है कि कितना पानी हमें खेत से बाहर निकालने की जरूरत है। तो हमारे पास ये कितना पानी खेत से बाहर निकालने की जरूरत है, इसका रीजन तो नहीं दिया ना कि उतनी ही मात्रा का कैसे बाहर निकालना है। कैसे पता चलेगा कि इतनी मात्रा का बाहर निकालना है, कितना पहले से हमारे इरिगेशन वाटर में सॉल्ट है, कितना हमारे सॉइल की सैलिनिटी है। अगर इनका कैलकुलेशन कर पाए तो पता कर पाएंगे कि कितना पानी बाहर निकालना है। अगर ये रीजन कहीं लिखा होता तो वी कुड हैव स्टेटेड कि भाई रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बट रीजन में ऐसी कोई बात ही नहीं लिखी है और नहीं लिखी है तो हमारे पास असर्शन रीजन दोनों इंडिविजुअली करेक्ट है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इरिगेशन कैनाल्स आर कंस्ट्रक्टेड एट मैक्सिमम ग्रेड। देखो इरिगेशन कैनाल का पर्पस क्या है, जो मेन कैनाल होता है, मेन से पानी ब्रांच में जाए, ब्रांच से डिस्ट्रीब्यूटरी में जाए, डिस्ट्रीब्यूटरी से माइनर में जाए, माइनर से वाटर कोर्स में जाए और फिर पानी पहुंचे फील्ड तक। अब यहां से यहां तक पानी पहुंचाने के लिए एनर्जी कौन है, एनर्जी इज बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी ही सबसे बड़ी एनर्जी है, मतलब ग्रेविटी की मदद से ही पानी वहां से यहां तक पहुंच सकता है। सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको जो है वो देनी पड़ेगी। एनर्जी इज बाय ग्रेविटी। और ये अचीव कैसे हो सकती है, बाय गिविंग मैक्सिमम डिजाइन स्लोप। क्योंकि हमारे पास यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक पहुंचने में पानी में कई सारे रेजिस्टेंस फील होंगे। उन सब रेजिस्टेंस को ओवरकम कराकर पानी को इस लेवल तक पहुंचाने के लिए आपको एक मैक्सिमम डिजाइन स्लोप देना पड़ेगा। सर मैक्सिमम स्लोप तो ये होता है ना कि हम पानी को पाताल में उतार दें, नहीं, आपको इतना मैक्सिमम स्लोप देना पड़ेगा कि जिससे पानी रिक्वायर्ड लोकेशन तक पहुंच भी सके। रिज लाइन से पानी ला रहे हो यार, आराम से पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एक मैक्सिमम, हमारे पास जो मैक्सिमम ग्रेड का मतलब लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है मैक्सिमम डिजाइन स्लोप। कि एक लिमिट तक ही देना है, इससे ज्यादा दिया तो पानी का हेड बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, वो नहीं करना है। तो इरिगेशन कैनाल का कंसिडरेटेड मैक्सिमम ग्रेड, ये बात सही लिखी है, नो डाउट। रीजन क्या है, इट इज एडवांटेजेस टू कमांड एज मच एरिड लैंड एज पॉसिबल। हम इसकी वजह से जितना ज्यादा से ज्यादा एरिया इरिगेट कर पाएंगे। क्यों, अगर स्लोप ज्यादा नहीं दिया, पहले बात समझना, अगर स्लोप ज्यादा नहीं दिया तो पानी के पास एनर्जी भी, मतलब ग्रेविटी का इफेक्ट भी उतना ही कम लगेगा, तो एनर्जी भी उतनी ही कम है, तो पानी फिर
कुछ ही दूरी तक पहुंच सकता है, ज्यादा दूरी तक नहीं पहुंच पाएगा, और कुछ ही दूरी तक पहुंच सकता है मतलब ज्यादा एरिया इरिगेट नहीं कर पाओगे, एक लिमिट तक हमारे पास हमारी कंडीशन खत्म हो जाएगी। तो इट इज एडवांटेजियस टू कमांड एज मच एरिड लैंड एज पॉसिबल, ये हमारे पास बिल्कुल पॉसिबल, मतलब ये हमारा उद्देश्य ही है कि हम इरिगेशन की मदद से जितना ज्यादा से ज्यादा एरिया इरिगेट कर सकें, और उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नेटवर्क बिछाना पड़ेगा। तो नेटवर्क तो बिछा ही रहे ना, और नेटवर्क बिछा रहे तो नेटवर्क में पानी कैसे पहुंचे, स्लोप अच्छा खासा दे दो। तो हमारे पास ये भी सही है, ये भी सही है, और यही करेक्ट रीजन हो सकता है हमारे पास पहले वाले का। आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगला सवाल पूछा है, विथ टाई लाइनिंग ऑफ कैनाल्स परमिसिबल वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज लोअर देन दैट ऑफ कॉन्क्रीट लाइनिंग। परमिसिबल वेलोसिटी ऑफ फ्लो का मतलब होता है मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम अलाउबल वेलोसिटी, क्यों इसकी बात क्यों आ रही है, क्योंकि स्काउरिंग का डर रहता है। स्काउरिंग कैन बी देयर, किसकी वजह से, ड्यू टू एक्सट्रीम वेलोसिटी। तो हमारे पास अगर हम बोल्डर की लाइनिंग कर रहे हैं या फिर हम टाइल लाइनिंग कर रहे हैं या फिर हम सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग कर रहे हैं, तो इन सभी केसेस में जो हमारे पास मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में, इज यहां पर है 1.5 मीटर पर सेकंड। ब्रिक और टाइल लाइनिंग थोड़ी ज्यादा कर सकते हैं, इट इज नियरली 1.8 मीटर पर सेकंड, और सीमेंट कंक्रीट के अंदर और थोड़ी ज्यादा कर सकते हैं, विच इज नियरली 2.5 मीटर पर सेकंड। तो सीमेंट कंक्रीट में टाइल या ब्रिक लाइनिंग से थोड़ी ज्यादा वेलोसिटी परमिसिबल होती है। तो विथ टाइल लाइनिंग ऑफ कैनाल्स परमिसिबल वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज लोअर देन दैट ऑफ सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग। बिल्कुल बात सही है, सही लिखा है ये। द सरफेस ऑफ टाइल लाइनिंग बिकम्स रफ ड्यू टू लॉस ऑफ सरफेस मटेरियल विथ हाई वेलोसिटी। सही बात है, हमने टाइल और ब्रिक के अंदर ज्यादा वेलोसिटी क्यों नहीं रखी, क्योंकि ज्यादा वेलोसिटी होती तो इनका मटेरियल बहुत जल्दी इरोड करने के चांस रखता है, बहुत जल्दी यहां से सरफेस में इरोजन हो सकता है। तो बात ये भी सही लिखी है, और ये भी लिखा है, ये भी लिखा है। क्यों टाइल लाइनिंग की परमिसिबल वेलोसिटी कम है, क्योंकि उसमें चांसेस हैं कि उसमें ऊपर का मटेरियल इरोड हो जाए ज्यादा वेलोसिटी पे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, वो भी बात सही है, ये भी बात सही है। और क्यों कम है, क्योंकि भाई यहां पर रफ सरफेस क्रिएट हो सकता है ज्यादा वेलोसिटी पे, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, दोनों सही और एक्सप्लेनेशन भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा, ए शुड बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है, द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, लाइनिंग अ कैनाल इज ऑलवेज बेनिफिशियल एंड इकोनॉमिकल। तो लाइनिंग ऑफ कैनाल इज ऑलवेज बेनिफिशियल, ये बात सही है। क्या कर सकते हैं लाइनिंग ऑफ कैनाल से, क्यों बेनिफिशियल बन रहा है, हम यहां पर वेलोसिटी को बढ़ा सकते हैं, हम सीपेज घटा सकते हैं, हम वाटर लॉगिंग कम कर सकते हैं, हम मेंटेनेंस कम कर सकते हैं। इतने सारे फायदे जरूर हैं, तो इज ऑलवेज बेनिफिशियल, ये बात तो सही है। ये सब दिक्कतें आती थी पहले, ठीक है। और इकोनॉमिकल होगा या नहीं होगा, ये कैलकुलेशन बेस्ड है। नीडेड टू बी कैलकुलेटेड। अगर हमारे पास कॉस्ट ज्यादा आ गई विद रिस्पेक्ट टू बेनिफिट्स, तो अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। कि तुमने सीपेज का लॉस बचा लिया, वाटर लॉगिंग बचा ली, मेंटेनेंस खर्चा बचा लिया, वेलोसिटी बढ़ा ली, इससे जो फायदा मिला है, जो बेनिफिट्स मिले हैं, अगर उन बेनिफिट के रिस्पेक्ट में भी कॉस्ट ज्यादा आ जाती है लाइनिंग करने की, तो फिर अनइकोनॉमिकल है।
और अगर कॉस्ट ऑफ लाइनिंग कम है विथ रिस्पेक्ट टू बेनिफिट्स, कि जितने बेनिफिट चाहिए वो सब इतने अच्छे मिल रहे हैं और लाइनिंग की कॉस्ट उससे बहुत कम आ रही है, तो लाइनिंग करना इकोनॉमिकल बन जाएगा, लाइनिंग करना इकोनॉमिकल बन जाएगा। तो ऐसे में हमारे पास पहले वाले में ये वाली बात सही है लेकिन ये वाली बात सही नहीं है, तो असर्शन जो है वो यहां पर गलत हो जाएगा। द सीपेज लॉसेज आर ग्रेटली रिड्यूस्ड एंड एक्स्ट्रा वाटर इज अवेलेबल फॉर इरिगेशन, ये बात सही है। सीपेज हमारे पास कम हो जाता है तो अब जो पानी जमीन में उतरा नहीं वो ज्यादा हमारे पास अवेलेबल होगा इरिगेशन के लिए, ये बात सही है। तो हमारे पास यहां पर रीजन सही आ रहा है और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बेनिफिट्स का तो है, इकोनॉमिकल का नहीं है। तो हमारे पास यहां पर 1 गलत हो जाएगा और आर सही हो जाएगा। डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है द शार्प कॉर्नर्स इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कैनाल आर राउंडेड। हमारे जो कैनाल्स के क्रॉस सेक्शन हम बनाते हैं ठीक है। तो हमारे पास यहां पर अगर हम बात करें कि ये हमारे पास हमारा कैनाल है, क्रॉस सेक्शन है, हम चाहते तो वी कुड हैव मेड, इसको हम बना देते क्या, एकदम शार्प। लेकिन ये वाला जो रीजन है यहां पर जो एडीज बनती हैं वो एडीज हमारे पास ऑलमोस्ट स्टेगनेंट हो जाती है। क्या हो जाती है? स्टेगनेंट हो जाती है। मतलब एडीज बनती हैं तो फ्लो को रोकने की कोशिश करती है, कंडीशन बन जाती है स्टेगनेशन की। तो स्टेगनेशन कंडीशन है तो हमारे पास यहां पर लॉसेस बढ़ रहे हैं फ्लो में, और लॉसेस बढ़ रहे हैं। द शार्प कॉर्नर्स इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कैनाल आर राउंडेड, उन्हें राउंड कर दिया जाता है ताकि वो लॉसेस कम हो। बात सही है। सो लॉसेस आर लेस। अगला बोला है द कॉर्नर्स मे नॉट बिकम जोन्स ऑफ स्टेग्नेशन, ताकि जो कोने वाली जगहें हैं वहां पर पानी रुके ना, वहां पर पानी रुके ना, मे नॉट बिकम जोन्स ऑफ स्टेग्नेशन। तो बात तो ये भी सही है, लेकिन हमने इनको राउंडेड क्यों कर दिया? ताकि वहां पानी रुके ना। लेकिन राउंडेड करने का रीजन सही तो निकल के नहीं आ पा रहा कि हम अगर राउंडेड कर रहे हैं तो राउंडेड करने का रीजन है कि वहां पर बनने वाले एडीज की वजह से जो लॉसेज हैं वो लॉसेज हमारे पास हमें कम चाहिए। तो कम चाहिए तो वैसी कुछ बात लिखी नहीं है यहां पर, लेकिन बातें दोनों सही लिखी है। क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट इंडिविजुअली लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल बोला है एक एलुवियल चैनल है, एक एलुवियल चैनल है आपके पास। एन एलुवियल चैनल इज डिफाइंड एज अ चैनल, एक ऐसा चैनल होता है इन विच द फ्लो ट्रांसपोर्ट्स सेडिमेंट, जिनमें फ्लो के साथ सेडिमेंट पार्टिकल आते हैं, ठीक है, ऑफ द सेम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एज द मटेरियल इन द वेटेड सरफेस ऑफ द चैनल। मतलब कि हमारे पास ये अनलाइंड कैनाल की बात कर रहा है, और अनलाइन कैनाल में कैनाल क्रॉस सेक्शन एंड रिवर both have same
टाइप ऑफ सेडिमेंट। कारण क्या है उसका? क्योंकि एलुवियल सॉइल में ही तो बना है हमारा एलुवियल कैनाल, और एलुवियल सॉइल कहां से आया? उसी रिवर के आउटफ्लो होने की वजह से उस पूरे एरिया में सॉइल भी एलुवियल बना। तो जैसे वहां पर सेडिमेंट्स आ रहे हैं, वही सेडिमेंट हमारे अनलाइन कैनाल के वेटेड सरफेस वाले क्रॉस सेक्शन में है। वो बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट 2 में बोला है, इसका मतलब ये, दिस एंश्योर्स दैट द चैनल क्रॉस सेक्शन एंड द चैनल स्लोप डू नॉट चेंज। क्या इसका मतलब ये है कि जो पार्टिकल हमारे रिवर में से आ रहे हैं, वही पार्टिकल कैनाल के बेड और स्लोप पर है, तो क्या बेड और स्लोप चेंज नहीं होगा? इट कैन चेंज। इट कैन चेंज डिपेंड करेगा कि हमारे पास, डिपेंड्स अपॉन सिल्टिंग हो रही है या स्काउरिंग हो रही है। और यही तो सबसे बड़ा चैलेंज था कैनेडी और लेसी के लिए, कि यार जो रिवर से पानी आ रहा है, रिवर में जो सेडिमेंट आ रहे हैं, वही सेडिमेंट हमारे उस पर्टिकुलर कैनाल के क्रॉस सेक्शन में भी है। लेकिन अब ऐसा कैनाल डिजाइन करना है कि जितने पार्टिकल आ रहे हैं उतने ही पार्टिकल सिस्टम से बाहर भी जाए। कुछ बैठेंगे, कुछ उखड़ेंगे, कुछ बैठेंगे, कुछ उखड़ेंगे। अल्टीमेटली जितनी क्वांटिटी एंटर कर रही है उतनी क्वांटिटी बाहर जानी चाहिए। लेकिन ये तो इनकी डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट थे ना। ऐसा क्या हमेशा होगा क्या कि हमेशा नो सिल्टिंग नो स्काउरिंग कंडीशन बने? नहीं, सिल्टिंग भी हो सकता है, स्काउरिंग भी हो सकता है, बेड का क्रॉस सेक्शन चेंज हो सकता है, बेड का स्लोप चेंज हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन सिल्टिंग हो रही है, स्काउरिंग हो रही है। तो दिस एंश्योर्स दैट द चैनल क्रॉस सेक्शन एंड द चैनल स्लोप डू नॉट चेंज, ये गलत है। इट कैन चेंज डिपेंडिंग अपॉन दी सिल्टिंग या स्काउरिंग। तो पहला सही, दूसरा गलत है। पहला सही, दूसरा गलत। आंसर क्या हो जाएगा? सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पूछा है द कट ऑफ्स आर प्रोवाइडेड ऑन द डाउनस्ट्रीम बेस ऑफ अ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। तो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के बेस में कट ऑफ प्रोवाइड किए जाते हैं। लिख लेते हैं। ठीक है, तो कट ऑफ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये लोग कट ऑफ प्रोवाइड कर दिया ऑन द बेस ऑफ द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। एक सिंपल सा डायग्राम बना के चल रहा हूं। यहां भरा हुआ है अपस्ट्रीम डायरेक्शन में पानी, ठीक है। अब बात ये आ रही है कि कट ऑफ आर प्रोवाइडेड डाउनस्ट्रीम बेस ऑफ द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, ये देते हैं, बात भी सही है। क्यों देते हैं? क्योंकि पाइपिंग का फेलियर अकर ना करे, इसलिए इसे देते हैं, ठीक है। क्यों देते हैं? टू प्रिवेंट पाइपिंग फेलियर। ठीक है। अगला पूछा है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स फेल बाय ओवरटर्निंग अबाउट द डाउनस्ट्रीम बेस ड्यू टू एक्सेसिव इरोजन एट द बेस कॉज्ड बाय ओवरफ्लोइंग वाटर। तो ओवरफ्लोइंग वाटर की वजह से यहां पर जो स्काउरिंग हो सकती है, अगर हमारे पास ये नहीं होता, क्या नहीं होता? वर्टिकल कट ऑफ नहीं होता, तो यहां पर से ये स्काउर होता, फिर ये स्काउर होता, फिर ये स्काउर होता। इसकी स्काउरिंग की वजह से हमारे पास यहां तक का हिस्सा खाली हो जाता, और यहां तक का हिस्सा खाली हो जाने से जो वेट ऑफ द डैम नीचे लग रहा है, मतलब हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर नीचे लग रहा है, और जो लीवर आर्म बनता है, वो लीवर आर्म छोटा हो जाएगा इसके बेस, मतलब टो ऑफ द बेस से। और जो रेजिस्टिंग मूवमेंट बनता है वेट का, वो मूवमेंट कम हो जाएगा अब। लेकिन वहीं पर अगर नीचे तक उखड़ गया, नीचे तक चला गया, तो नीचे तक जाने पर जो इसका वाटर प्रेशर फोर्स लगता है, इसका जो हमारे पास लीवर आर्म अब बनेगा वो बढ़ जाएगा। तो लीवर आर्म बढ़ जाएगा स्काउरिंग की वजह से, जो कि ओवर टर्निंग वाला है, और रेजिस्टिंग वाला लीवर आर्म कम हो जाएगा। तो हमारे डैम का फेल होना तय है अगर कट ऑफ नहीं हुआ तो। तो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर फेल बाय ओवरटर्निंग अबाउट द डाउनस्ट्रीम बेस ड्यू टू एक्सेसिव इरोजन एट द बेस कॉज्ड बाय ओवरफ्लोइंग वाटर। ये बात सही लिखी है,
लेकिन क्या इसलिए कट ऑफ दिया था? कट ऑफ दे देने से क्या स्कोरिंग रुक जाएगी? नहीं रुकेगी, वो तो उसके लिए तो हॉरिजॉन्टल फ्लोर देना पड़ेगा ना। तो ये वाली बात लिखी सही है और बात ये भी सही लिखी है, लेकिन ये दिया क्यों था? क्योंकि पाइपिंग फेलियर बचाना था। क्या पाइपिंग की बात कहीं पर भी हुई सेकंड स्टेटमेंट में? नहीं हुई। और नहीं हुई तो हमारे पास दोनों बातें सही है, लेकिन रीजन सही है क्या? गलत है। रीजन सही नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर है बात? अगला सवाल है, अ चैनल इन एलुवियम running with constant discharge, a channel in alluvium. What is alluvium? Alluvial soil में a channel in the alluviums running with constant discharge constant दे रखा है, and constant sediment charge. constant sediment charge का मतलब कि क्वांटिटी भी हमारे पास जो है वो कांस्टेंट आ रही है, कांस्टेंट डिस्चार्ज आ रहा है, सेडिमेंट का प्रपोर्शन भी हमारे पास जो है वो क्या आ रहा है, सेडिमेंट लोड भी जो है वो हमारे पास एकदम कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है। विल फर्स्ट फॉर्म इट्स फ्लो, विल फर्स्ट फॉर्म इट्स फ्लो सेक्शन। फ्लो सेक्शन का मतलब होता है क्रॉस सेक्शन। एंड देन इट्स फाइनल लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप। अगर आप लोग ये स्टेटमेंट पढ़ के थोड़ा बहुत रिलेट कर पा रहे हो, ये लेसी की रिजिम थ्योरी से आ रहा है। लेसी की रिजिम थ्योरी से आ रहा है और इसमें भी ये किसको बता रहा है? इनिशियल रिजिम को बता रहा है। इनिशियल रिजिम को बता रहा है। और इनिशियल रिजिम में हो क्या रहा है? इनिशियल रिजिम में होता ही ये है कि समय के साथ जो एरिया क्रॉस सेक्शन है वो चेंज होता है। पहले क्या फॉर्म होता है? पहले लॉन्गिट्यूडिनल बेड फॉर्म होता है। द बेड इज फॉर्म फर्स्ट, जो स्लोप है वो फॉर्म होता है, और फिर हमारे पास हमारा जो है वो क्रॉस सेक्शन फॉर्म होता है। अ चैनल इन एलुवियम रनिंग विथ कांस्टेंट डिस्चार्ज एंड कांस्टेंट सेडिमेंट चार्ज विल फर्स्ट फॉर्म इट्स क्रॉस सेक्शन, नहीं, एंड देन इट्स फाइनल लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप, नहीं। पहले वो लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप बनाता है फिर क्रॉस सेक्शन बनता है, तो ये वाली बात तो गलत हो जाएगी। अगला पूछा है, इफ अ चैनल इन एलुवियम हैज अ सेक्शन टू स्मॉल, क्रॉस सेक्शन अगर बहुत छोटा हो गया, फॉर अ गिवन डिस्चार्ज एंड स्लोप अगर ज्यादा है, तो ऐसे में क्या होगा? देन डिग्रेडेशन एंड एग्रेडेशन हैपन्स। हमारे पास स्लोप ज्यादा है, एरिया कम है, पानी तेजी से बहने की कोशिश करेगा, फिर पहले डिग्रेडेशन होगा, हमारे पास स्काउरिंग होगी, फिर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हमारे पास जो है वो सेक्शन की डेप्थ फॉर्म हो जाएगी, फिर हमारे पास डिपोजिशन चालू होगा, एंड देन दी फ्लो सेक्शन अटेन्स फाइनल रिजिम। तो भाई ये वही चीज है ना कि आपके पास कांस्टेंट डिस्चार्ज मेंटेन रखने के लिए चाहे सेक्शन का स्लोप बदलना पड़े, विड्थ बदलनी पड़े, डेप्थ बदलनी पड़े, कुछ भी हमारे पास चेंज हो, कुछ भी चेंज हो सकता है जस्ट टू मेक कांस्टेंट डिस्चार्ज, और वही फाइनल रिजिम कंडीशन है, लेसी की फाइनल रिजिम कंडीशन है। बात सही लिखी है। ये पहला गलत है तो दूसरा तो सही होना ही पड़ेगा, इसको ही पहचान लो पहले। अगर इसको गलत प्रूफ कर पाते हो तो अपना आंसर तुरंत लग जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? पहला वाला सही, दूसरा गलत। आंसर इज सी। ओ, आंसर तो डी बन गया। नहीं, मैंने यहां पर जो है वो गलत बोल दिया। पहला गलत दूसरा सही, तो यही तो होगा। तो पहला गलत दूसरा सही, डी ही तो होगा आंसर। दिस इज परफेक्ट। ठीक है, अगला देखते हैं। द shear स्ट्रेस exerted by the stream flow on the bed is responsible for the movement of bed sediment particle। यार देखो क्या हो रहा है कि कहीं पर कोई स्लोप बना है, पानी यहां से फ्लो कर रहा है, तो सरफेस पर लगना चालू होता है shear स्ट्रेस। पानी पार्टिकल को धकेलना चाहेगा और सरफेस पानी को रोकना चाहेगा, तो अब इनमें से हमारे पास जिनके पास ज्यादा एनर्जी हो गई वो खेल जीत जाएगा। पानी के पास
सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ट्रैक्टिव फोर्स अवेलेबल होता है कि पानी बहता रहेगा और यहां से पार्टिकल को इरोड करा पाएगा। जो शेयर स्ट्रेस होता है हमारे पास, दिस इज इक्वल टू गामा ऑफ वाटर इंटू आर इंटू एस के बराबर, और इफ इट इज मोर देन द ट्रैक्टिव एफर्ट, या फिर इसको लिखता हूं मैं, इफ इट इज मोर देन रेजिस्टेंस बाय सोइल पार्टिकल, तो यहां पर सॉइल क्या होगा, इरोड हो जाएगा। सॉइल क्या हो जाएगा, इरोड हो जाएगा। तो ऐसे में shear stress exerted by the stream flow on the bed is responsible for the movement of bed sediment particle। बात सही है, ठीक है, यही तो रिस्पॉन्सिबल है। The sediment will move when the shear stress crosses a threshold limit designated as a critical shear stress। बात सही है। अगर हमारे पास shear stress हमारे सॉइल पार्टिकल द्वारा जनरेट होने वाले रेजिस्टेंस से एक लिमिट से बड़ा हो गया, अब पार्टिकल उखड़ेंगे ही उखड़ेंगे। तो स्टेटमेंट 1 भी सही है, 2 भी सही है, और 2 क्या है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आंसर क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, कैनाल एस्केप सर्व्स एज अ सेफ्टी वॉल्व फॉर अ कैनाल। फॉर अ कैनाल, ठीक है। तो कैनाल एस्केप अगर हमारे पास एक ऐसा सेक्शन होता है जहां से सरप्लस क्वांटिटी बाहर निकलती है, जहां से सरप्लस क्वांटिटी बाहर निकलती है, तो अगर किसी टाइम पे कैनाल पे ज्यादा पानी आ जाए, तो ज्यादा पानी आने से कैनाल अपनी कैपेसिटी से ज्यादा पानी उठाने पर कोलैप्स कर सकता है, फट सकता है, कहीं से हमारे पास जो है वो ब्रेक कर सकता है इन बिटवीन। तो उससे बचने के लिए कैनाल एस्केप बना देते हैं जो हमारे कैनाल को फेल होने से बचाएंगे। सर्व एज अ सेफ्टी वॉल्व ऑफ अ कैनाल, जैसे कि प्रेशर कुकर के अंदर होता है, प्रेशर कुकर फटने से पहले हमारे पास हमारे प्रेशर कुकर का जो वॉल लगा होता है, सेफ्टी वॉल्व, वो फट जाता है, प्रेशर कुकर नहीं फटेगा। तो ये बात सही लिखी है। ठीक इसी तरह डैम के अंदर सेफ्टी वॉल्व होते हैं हमारे स्पिलवे। एक लिमिट से ज्यादा पानी आ गया, डैम फट सकता है, बह सकता है, इससे पहले ही स्पिलवे पानी बाहर कर देता है। बात सही लिखी है, असर्शन इज करेक्ट। कैनाल एस्केप्स डिस्चार्ज द एक्सेस वाटर इन द पेरेंट कैनाल ड्यू टू सडन क्लोजर ऑफ आउटलेट बाय द फार्मर। बिल्कुल सही बात है ये। अगर फार्मर को पानी चाहिए था तो पानी आते चले जा रहा था, फार्मर ने पानी लेने से मना कर दिया कि अब नहीं चाहिए, तो उसने अपना आउटलेट बंद कर दिया। जैसे बंद किया तो पानी तो आते चले जा रहा है, यहां से बंद हो गया, पानी का लेवल बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाने पर वो पानी बाहर निकल जाए और कैनाल हमारा सेफ हो जाए, इसी पर्पज के लिए कैनाल एस्केप लगाया जाता है और एक्सेस क्वांटिटी डिस्चार्ज कर देता है। दोनों बातें सही हैं और रीजन भी सही है। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है बात इतनी। चलिए, सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास आज का सेशन ऑफ द इरिगेशन इंजीनियरिंग। ऐसे ही सेशन में मिलते रहेंगे। इनटू द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन गुड बाय।